हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पर आपको पता है आपने एशियन हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री को देख लिया है, यानी कि जो आपका प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है यहाँ पे हो चुका है। हमारे इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं। ठीक है, इस मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट रिविजन होगा। अगर आप लोगों का एग्जाम है, किसी भी टाइप का एग्जाम है, वहां पर आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा। ओके, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर कि आपको बहुत डीप जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर आप शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर रहे हो किसी भी चीज को, तो आप बिल्कुल एक तरीके से कवर नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप चाह रहे हो कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा डेली पढ़कर मैं 10 दिन बचे हुए और निकाल दूं। ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पर्टिकुलरली एक दो वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बहुत सारा कवर करना है, सिर्फ जीएस ही कवर नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट रिविजन है। ओके, अब कोई भी एग्जाम हो चाहे, तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री तो हम लोग यहाँ पे करवा चुके हैं। ओके, तो ये 2500 बीसी से 6500 एडी तक का टाइम है। मीडिएवल हिस्ट्री में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ 1857 तक। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आधुनिक भारत, जिसे हम बोलते हैं आधुनिक भारत, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, 1857 से 1947 एडी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर मैं आस्ते बोल रहा हूँ तो आपने इस वीडियो को पॉज करना है और आपने इसकी स्पीड 1.5 या 1.25 करके बढ़ा देना, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाते वक्त मुझे आपके सामने यहाँ पे थोड़ा आस्ते ही बोलना पड़ेगा, तेज हम नहीं चल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में जितना हो सकता है। बंगाल, फेमस किंगडम इन इंडिया, ओके, लैंड सेटलमेंट, अंग्रेजों का भूमि बंदोबस्त, सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट मूवमेंट, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, मुस्लिम रिलीजन इंप्रूवमेंट मूवमेंट, यानी कि मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन जो जो हुए, स्टेप्स फॉर सोशल इंप्रूवमेंट, सामाजिक सुधार के लिए कदम, फेमस इंडियन रिवोल्ट, प्रसिद्ध भारतीय विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस, आईएनसी का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, इवेंट ड्यूरिंग 1900 टू 1920, तो 1900 से 1900 के बीच के दौरान जो घटनाएं हुई जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है वो, गांधीयन एरा, और कुछ इवेंट्स जिसको हम 1919 के बाद वाली चीजों में कवर करेंगे। इतने में मैंने ये वीडियो आपका खत्म करना है और यहाँ पे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया आपका यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया। जिस प्रकार से मैंने अपनी पुरानी वीडियोस बनाई है उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं क्या कारण था, रीजन ऑफ यूरोप एडवेंट इन इंडिया, भारत में यूरोप क्यों आए, क्योंकि वो यहाँ पे व्यापार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड, वो करने यहाँ पे आए थे। ओके, यूरोप इज द गुड, उस समय यूरोप दुनिया का सबसे अच्छा प्रोड्यूसर किसका था, मीट, मांस का सबसे अच्छा प्रोड्यूसर उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 1600 के आसपास की यहाँ पे बात कर रहा हूं। इंडिया इज द गुड प्रोड्यूसर ऑफ, और उस समय भारत किस चीज का गुड प्रोड्यूसर था, स्पाइसेस, मसालों का। मसाले क्यों काम आते थे, क्यों, मसालों को अगर आप मीट के ऊपर लगा के रखोगे तो मीट ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाते थे। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कम इन इंडिया, अगर भारत में पहली कोई यूरोपियन कंट्री भारत में अगर आई तो वो कौन सी थी, वो थी पोर्चुगल। धीरे धीरे सारा कंप्लीट होगा। वास्को डी गामा आपको पता है। पोर्तुगीज केम इन इंडिया, तो भारत में पोर्तुगीज कब आए, याद रखना, पहला वास्को डी गामा 17 मई, 17 मई कितना था, 1498 में, कालीकत, कलकत्ता नहीं कालीकट। दूसरी यूरोपियन कंट्री जो भारत में आई वो कौन सी थी, वो डच थी। पहली बात तो याद रखना, डच पहली बार तो आते हैं किसमें, 1596 में, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं, दोबारा आते हैं 1602 में। तो कई बार ये भी माना जाता है कि अंग्रेजों के बाद में आए, लेकिन ये पहले एक बार आ चुके थे। तीसरे यूरोपियन जो भारत में आए वो कौन सा है, याद रखना, वो डेन्स है, ठीक है, डच हो गया, डेन्स हो गया, डेनमार्क। ओके, फोर्थ यूरोपियन कंट्री टू केम इन इंडिया, ठीक है। थर्ड वैसे ब्रिटिश है, डेन्स नहीं करोगे, यहाँ पे ब्रिटिश करोगे, यहां पर डेन्स है, और अंतिम में कौन आए, फ्रेंच आए। इन सभी के बारे में आपको यहां पे बताऊंगा मैं। ब्रिटिश कब आए भारत में, तो ये आपको पता है ना, 31 दिसंबर 1600। ओके, ये डेन्स कब आए, तो ये 1616 में आए, और ये कब आए, फ्रेंच 1664 में आए भारत में। तो ये टाइम भी मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम में यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट यूरोपियन टू केम इन इंडिया, पहला
यूरोपियन जो भारत में आया वो कौन सा था? तो यहाँ पे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा हो गया। वास्को डी गामा रीच एट विच पोर्ट? तो ये कहाँ आता है? कालीकट। कालीकट में इसका स्वागत कौन करता है? तो वहां का राजा जोमोरिन करता है। पायनियर ऑफ वास्को डिगामा यानी कि जो वास्को डिगामा का शिप था उसका पथ प्रदर्शक कौन था? तो कहा जाता है अब्दुल मनिक। कई लोग इसके जहाज के नाम को भी अब्दुल मनिक कहते हैं। कालीकट वर्तमान में क्या है? कोझिकोड, कोझिकोड, ठीक है। हु वेलकम वास्को डिगामा? तो वास्को डिगामा का वेलकम किसने किया था? तो ये जोमोरिन वहां का राजा था, ये उसने किया था, जो कि कालीकट का उस समय राजा था। सेकेंड टाइम ही केम टू इंडिया, दोबारा ये भारत में आता है। पहली बार में इतना पैसा कमा लेता है और दोबारा जब ये आता है वापस तो ये 1501 में आता है, ये एग्जाम में आ रखा है। फर्स्ट पर्सन हु लिंक सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया, तो याद रखना पहला व्यक्ति जिसने यूरोप और एशिया को जोड़ा समुद्र के रास्ते से, तो वो वास्को डिगामा ही था, क्योंकि पहली बार ये आया था, इससे पहले कोई यूरोपीय भारत में नहीं आया था। फर्स्ट टेरिटरी विच इज एक्वायर्ड बाय पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज के द्वारा पहली जो क्षेत्र था वो कब्जाया गया वो था गोवा, ठीक है। आज भी अगर आप गोवा जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी जो आपको पोर्तुगीज टाइप की दिखेंगी। पोर्तुगीज कॉलोनी इन इंडिया इज नोन एज, भारत में पोर्तुगीज की कॉलोनी जहां पर वो रहते थे हम उसको क्या कहते थे? तो हम बोलते थे सेंट थोमे, क्योंकि सेंट थॉमस उनके साथ आए थे। अब फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री एंड फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट इन इंडिया, तो भारत में पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री या फिर पोर्तुगीज का किला कब बनाया गया? तो याद रखना 1503 में बनाया गया, 1503 में बनाया गया कोच्चि में, ओके 1503 में कोच्चि में बनाया गया। अब पोर्तुगीज की बात चल रही है। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, एग्जाम में इतने बार आता है कि आप कभी मतलब बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, तो ये कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। तो ये कब बना था? 1505 में बना था। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय, तो पहला किसके द्वारा? किंग मैनुअल ऑफ पोर्तुगाल, इसने यहां पे पहला वॉइसरॉय, पहला गवर्नर पोर्तुगीज का, उसको यहां पर अपॉइंट किया था। पॉलिसी ऑफ अल्मीडिया इज नोन एज, अल्मीडिया जो यहां पर भारत जो पोर्तुगीज गवर्नर बन के आया था उसकी पॉलिसीज को हम किस नाम से जानते थे? तो वो था नीला जल नीति, जिसे हम बोलते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब भारत के जो हिंद महासागर उस पर कब्जा करना चाहता था। लाइसेंस और पास इशू बाय पोर्तुगीज इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में पोर्तुगीज लाइसेंस देते थे, पास देते थे यहाँ पे किसको? शिप्स को। तो उसे क्या कहते थे हम? कार्टाज सिस्टम, कार्ड्स भी बोलते हैं, कार्टाज सिस्टम। फर्स्ट सिटी डिक्लेयर एज पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया, तो पहली सिटी जिसे पोर्तुगीज ने अपने कैपिटल बनाया तो वो कौन सी थी? वो थी गोवा। आर्ट स्टाइल इज बेस्ड ऑन पुर्तगाल, पुर्तगाल की आर्ट बोल सकते हो आप, कला को हम क्या कहते हैं भारत में? वो है हमारा गॉथिक आर्ट। इस गॉथिक आर्ट में क्या होता है? शीशे के द्वारा बने गए घर को हम क्या कहते हैं? शीशे का कला को हम बोलते हैं गॉथिक आर्ट। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इंडिया, भारत में पोर्तुगीज साम्राज्य का रियल फाउंडर कौन है? तो ये है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके नाम से ही मैंगो की एक प्रजाति भी है। Who introduced grafting on mango trees in India, यानी कि मैंगो ट्रीज में मतलब इसकी ग्राफ्टिंग मैंगो ट्रीज भारत में किसने इंट्रोड्यूस करे? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही है। तो ये आप लोग याद रखना। पोर्तुगीज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहली बार क्या स्टार्ट करता पोर्तुगीज ने? तो याद रखना प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले बार कौन लेके आए थे? पोर्तुगीज ही लेके आए। तो कहां पे लेके आए थे? तो याद रखना गोवा में लेके आए थे। पहला कल्टीवेशन भारत में, ये फसल पहले भारत में नहीं होती थी, तो सबसे पहले कौन लेके आए थे? टोबैको भारत में लाने का श्रेय किनको जाता है? पोर्तुगीज को ही जाता है। अब आते हैं डच की बात। डच इंडिया में
किस कारण से आए थे ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। डच किस लिए आए थे भारत में, तो ये आए थे इंडिगो, नील की खेती के लिए। फर्स्ट फैक्ट्री या फिर फोर्ट डच का क्या था, कहां पे था, तो ये था मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम बोलते हैं ना, मसूलीपट्टनम, साउथ की बात है, पहली फैक्ट्री डचों की। ठीक है, डच न डच कहाँ के थे, बताइएगा मुझे, नेदरलैंड के थे, ओके, या फिर फिनलैंड के थे, तो या फ्लैंडर्स भी बोलते थे उनको, और ये बेसिकली हॉलैंड, तो आज के डेट में तो नीदरलैंड है। डच इंट्रोड्यूस अ गोल्ड कॉइन नेम, तो डचों ने भारत में एक गोल्ड कॉइन इशू किया था, तो वो है पैगोडा। ओके, मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ डच एम्पायर, भारत में डच एम्पायर के एक तरीके से क्या होता है, खात्मा कैसे होता है, 1759 में क्या होता है, एक बैटल ऑफ बेदरा जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कई बार बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, हुगली नदी। तो यहां पर ये बैटल हुआ अंग्रेजों के साथ, डचों का, और अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। तो हु डिफीटेड डच, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था। ओके, ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। फर्स्ट डच हु केम इन इंडिया, तो पहला डच जो भारत में आया वो कौन था, कार्नेलियस हॉन्टमैन। डच गोज टू द क्रेडिट ऑफ मेकिंग विच एज दैट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, डचों ने पहली बार इस चीज को एक एक्सपोर्ट, एक निर्यात की वस्तु बनाया। तो भारत के टेक्सटाइल को इन्होंने ही सबसे पहले इंपोर्ट की चीज को बनाया था। अब आते हैं इंग्लिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप देखोगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होती है, तो ये 31 दिसंबर 1600 में स्टैब्लिश होती है। और कई बार ये भी पूछा जाता है, आएगा भी, मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ EIC स्टैब्लिशमेंट, तो आपको पता है ना 1556 से, और 1556 से 1605 तक कौन था भारत में, अकबर था। तो कौन था राजा था, जब अंग्रेजी कंपनी बनी तो अकबर था। अब किसने अप्रूवल किया EIC को कि आप 15 साल तक क्या कर सकते हैं, यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो एलिजाबेथ, उस टाइम पे महारानी थी एलिजाबेथ टेलर, उन्होंने इसको यहाँ पे क्या दिया था, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यही उन्होंने एक तरीके से वहां पे बोला था कि आप यहाँ पे 15 साल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रिटिश हु केम इन इंडिया, तो कौन आया था, तो याद रखना वो था जॉर्ज मिल्टन हॉल। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश तो सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो याद रखना ये सूरत है 1608 में, जो कि सक्सेसफुल रही थी। कई जगह मैंने एग्जाम में देखा कि फर्स्ट फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे बैठाई गई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल थी। EIC अराइव्ड फर्स्ट इन, तो EIC सबसे पहले कहां पे अराइव होती है, तो याद रखना ये सूरत में ही तो आते हैं सबसे पहले, गुजरात के सूरत में ही आते हैं। 1608 की अगर मैं बात करूं, 1608 के आसपास ये पहली बार यहीं अराइव होते हैं। अगर आपको पूछा कि सबसे अंग्रेज सबसे पहले कहां पे आए थे, तो सूरत में आए थे, तो सबसे पहले फैक्ट्री भी सूरत में ही खोली थी। EIC केम इन इंडिया विद विच शिप, तो ये कौन से शिप से आए थे, तो याद रखना ये था रेड ड्रैगन था। और कौन लेके आया था इसको, हेक्टर, एक तरीके से कई जगह हेक्टर भी इसका नाम बोला गया है। ईस्ट इंडिया एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, तो इनकी साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहां थी, तो मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम जिसको हम क्या कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहते हैं, तो ये याद रखना कई बार एग्जाम में आ रखा है, मछलीपट्टनम भी हमने इसको कहा है। ठीक है, विच मुगल रूलर हु गिव 400 मनसब एंड जागीर टू हॉकिंस एज गिफ्ट, तो किस एक तरीके से आप ये कह सकते हो भाई कि ऐसा कौन था जिन्होंने यहाँ पर क्या करा था, मुगल रूलर था, उन मुगल रूलर ने यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों को गिफ्ट दिया, 400 मनसब उनको एज अ गिफ्ट यहाँ पर दे दिया था। तो वो कौन सा था, तो याद रखना वो था जहांगीर। कहा यह जाता कि अंग्रेज गए उससे मिलने, बीमार था, उसकी बेटी बीमार थी, अंग्रेज ने यहाँ पर पेनिसिलिन दी, एंटीबायोटिक दी, उसकी बेटी ठीक हुई, उसने बोला खुश होकर के मैं आपको इतना, ये बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। विच एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन मीट जहांगीर इन अजमेर, तो जहांगीर ने अजमेर में किस राजदूत से, जेम्स वन राजा था वहां पे, तो किस राजदूत से मुलाकात करी थी, तो ये सर थॉमस रो।
फर्स्ट रूलर टू साइन एन एग्रीमेंट विद ईआईसी, पहला रूलर जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तरीके से आप ये कह सकते हो एग्रीमेंट साइन किया था। तो गोलकोंडा का एक रूलर था अली आदिल शाह, अहमदनगर के आसपास का है, आपको पता होगा। ओके, हु एक्वायर्ड चेन्नई इन लीज फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी के रूलर से चेन्नई को पट्टे पर लीज पर लेने वाला कौन था? चेन्नई को फ्रांसिस डे, ये अंग्रेज था, इसने 20-30 सालों के लिए चंद्रगिरी के रूलर से चेन्नई को पट्टे में लिया। बाय विच चार्टर द इंग्लिश कंपनी कंबाइंड विद ईआईसी, यानी कि बहुत सारी इंग्लिश कंपनीज को ईआईसी में मर्ज कर दिया गया। तो वो कौन सा था? 1833 का चार्टर। इसके तहत सारी भारत में जो भी इंग्लिश कंपनी अभी तक आ चुकी है उन सभी को मिलाकर क्या कर दिया जाएगा? एक ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। मैग्ना कार्टा ऑफ ईआईसी 1717 गिवन बाय विच रूलर, इसके तहत यहाँ पर बहुत सारे पावर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको यहाँ पर टैक्सेस से फ्री कर दिया गया। तो 1717 में किस मुगल रूलर ने ये दिया था? याद रखना, ये था फारूक शियार। फारूक शियार नामक मुगल राजा ने क्या कहा था कि भाई आपको अब बहुत सारे मैं एक तरीके से क्या देता हूं? रिबेट देता हूं। ओके, आपको मैं बहुत सारे क्या देता हूं? यहाँ पे रिबेट देता हूं, जिस वजह से अब आपको ये मैग्ना कार्टा बन जाएगा। इंग्लिश की ही बात चल रही है। ब्रिटिश रिसीव मुंबई एज अ डाउरी, तो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मुंबई को एज अ डाउरी, डाउरी क्यों लिया था? दहेज में इनको ये मिला था। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, इन्होंने मैरिड, ये किनसे शादी करी थी? ठीक है, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी, प्रिंस नहीं प्रिंसेस थी, इन्होंने क्या करा था? चार्ल्स सेकंड जो कि ब्रिटिश प्रिंस थे, इनसे शादी करी थी और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई दिया था अंग्रेजों को, अंग्रेज के राजा को। और अंग्रेज के राजा ने चार्ल्स सेकंड, जिनसे इनकी शादी हुई थी, चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था सालाना 10 पाउंड के रेंट पर, सालाना 10 पाउंड के, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आप मुझे 10 पाउंड दो सालाना, ये आपका है, आप इसमें जो भी करो मुंबई में। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे अंडर द रेगिम ऑफ ईआईसी। तो ईस्ट इंडिया तहत के तहत, ठीक है, गवर्नर कौन था बॉम्बे का पहला? तो सर ऑक्सीडेन। ठीक है, सर जॉर्ज ऑक्सीडेन आता है। हु स्टैब्लिश हाई कोर्ट एंड पुलिस सिस्टम इन मुंबई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था जेराल्ड ओइंगियार। जेराल्ड ओइंगियार ने यहाँ पे हाई कोर्ट और पुलिस सिस्टम सबसे पहली बार स्टार्ट किया था। कोलकाता वाज कंस्ट्रक्टेड बाय 3 सिटी, कलकत्ता को 3 सिटी से मिलाकर बनाया गया था। तो वो कौन कौन सा था? तो याद रखना, सूतानती, गोविंदपुर, और कौन था? कालीघाट, जैसे कलकत्ता भी कहते थे। तो ये 3 क्षेत्रों को मिलाकर कलकत्ता को बनाया गया था, अंग्रेजों ने किया था। फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल, बंगाल में ईआईसी का पहला गवर्नर या फिर एजेंट जिसे हम बोल सकते हैं, तो याद रखना विलियम हेजिस, ना रॉबर्ट क्लाइव ना कोई, रॉबर्ट क्लाइव तो बाद में आता जब लड़ाई होगी। फोर्ट विलियम बनाया गया भाई बंगाल में। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? याद रखना वेलेजली ने, वेलेजली ने बनाया था। कहां पर? हुगली नदी के किनारे, किला बोलते ना, अंग्रेजों का पहला किला। डेन्स की बात करते हैं थोड़ी। अब डेन्स भारत में आए थे, ठीक है, डेन्स की आए थे भाई। डेन्स को क्या चीज सबसे अच्छी लगती थी? याद रखना मिल्क, जर्सी गाय तो वहीं की है, मिल्क में बहुत आगे थे। भारत आज मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। डेन्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, डेन्स सबसे पहली फैक्ट्री कहां गई? त्रिवेणकोर में। त्रिवेणकोर में कब? 1620 में। डेन्स एस्टैब्लिश देयर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एट वेस्ट बंगाल। तो डेन्स ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेडिंग सेंटर था इनका, वो वेस्ट बंगाल में कहां पे बनाया? तो ये सेरामपुर में। ठीक है, डेन्स ने अपनी सारी फैक्ट्री किसको बेच दी थी? अंत में ब्रिटिशर्स को बेचकर वो यहां से चले गए थे। डेन्स वेंट बैक टू डेनमार्क इन विच ईयर, और किस साल गए थे? याद रखना 1845 में ये लोग छोड़ के चले गए थे।
ठीक है, वैसे अंत में 1869 में जाते हैं, लेकिन सारी कंपनियां यहाँ बेच के चले गए थे। अब आती है फ्रेंच की बारी। अब आते हैं यहाँ पे 1768 की बात आ जाती है। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा उसके बाद ये लोग लास्ट में जाते हैं गोवा से। 1664 में आ गए थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होती है? 1664 में, आते 68 के आसपास है कहीं। ठीक है, फ्रेंच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन, तो फ्रेंच ने अपनी सबसे जो पहली फैक्ट्री थी, याद रखना, सूरत में ही, अंग्रेजों, जहां पे अंग्रेजों ने बनाई 1668 में बनाई थी फर्स्ट। फ्रेंच वॉइसरॉय कौन था? तो याद रखना, ये था फ्रांसिस मार्टिन। Who annexed Pondicherry from French by the help of Britishers? तो ये किसने करा था? तो ये डचों ने। तो यहाँ पर पौंडीचेरी को एनेक्स कर दिया था फ्रेंचों ने। किसकी हेल्प ली थी? ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी। और एनेक्स किसने किया था? याद रखना, ये डचों ने किया था। डच लोग इनसे काफी चिढ़ते थे। By which agreement Dutch get back its territory of Pondicherry? ठीक है, तो याद रखना, एग्रीमेंट किस एग्रीमेंट के तहत फ्रेंच को अपनी पौंडीचेरी की टेरिटरी वापिस मिली थी? तो वो कौन सी थी? रिजविक। रिजविक की संधि बोलते हैं ना, रिजविक एग्रीमेंट। रिजविक एग्रीमेंट 1697 में हुआ था। आता है सेकंड फ्रेंच गवर्नर कौन था भारत में? सेकंड फ्रेंच गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस डुप्ले। ये आता है एग्जाम में। एंग्लो फ्रेंच वॉर को हम किस और नाम से जानते हैं? कार्नेटिक वॉर। जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ, हम उसे किस नाम से जानते हैं? कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। 1746 में पहला, एग्जाम में आता है 1746 में, 4-5 साल तक चलते रहे। दूसरा 1749 में हुआ दोबारा से, मतलब ये आपस में लड़ते रहते थे। फिर 1758 में हुआ। अब यहां पे याद रखना कि एक अंतिम ऐसा लड़ाई हुआ जिसके बाद फ्रेंच हार गए ब्रिटिशर से, और हारने के बाद वो पूरी तरीके से यहां पर उनकी पावर खत्म होगी। वो है 1760। ठीक है, याद रखना 1760 है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार आता है कि अंतिम बैटल जिससे डिसाइड हुआ था कि फ्रेंच की पावर खत्म हो चुकी है, 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश किसके बीच में हुआ था? कर्नल आयरकूट और काउंट डे लाली। काउंट डे लाली कहां का था? फ्रेंच का था, और काउंट डे लाली इसमें मारा गया था। याद रखना, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश और काउंट डे लाली यहां पे मारा गया था। आयरकूट कौन था? ये था अंग्रेजों का। EIC 22 जमींदारी ऑफ 3 विलेज, सुतानती, गोविंदपुर और कालीघाट, ये आपको पता है। ये मैंने आपको बताया था कि इन तीनों से ही मिलकर क्या बनाया गया था? इन तीनों से मिलकर ही क्या बनाया गया था? कलकत्ता बनाया गया था। तो यहां पे इन सब की किससे ली थी? तो कितने रुपए में? 1200 रुपए में एक जमींदार से इन तीनों की जमींदारी ले ली थी। मुगल एम्परर हु गेव फरमान टू EIC, ये आपको मैंने बताया था कि भाई 1717 के आसपास फारुखशियार, जिसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, फारुखशियार ने इनको क्या दिया था? मैग्ना कार्टा दिया था, जिसे बहुत बार आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको स्टार लगा लेना आप पहले से। मैग्ना कार्टा वाज इशू टू EIC विद एन एनुअल पेमेंट ऑफ हाउ मच रुपी टू द मुगल रूलर। उन्होंने बोला कि भाई मुगल रूलर को आप इतने पैसे दो, आपको मैग्ना कार्टा दिया जाएगा। तो सालाना 3000 रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अंग्रेजों को, मुगलों को देना है, बदले में उनको कोई भी टैक्स और पे नहीं करना है। मैग्ना कार्टा जो दिया गया था अंग्रेजों को, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या इशू किया था? ठीक है, तो याद रखना कि भारत के एरिया में दस्तक, जिसे हम पासेज कहते थे, पासेज, दस्तक इशू किए थे कि भाई आपका जो सामान है, आपका जो शिप है, हिंद महासागर में या फिर कहीं और ऐसी जगह में कोई टैक्स नहीं देगा। Who replaced the system of imperial Mughal viceroy with the hereditary Nawab of Bengal? अब आया बंगाल। यहाँ पर पहले क्या होता था कि मुगल बंगाल में अपना पपेट, अपना एक तरीके से आप ये कहोगे कि चमचा बंगाल में बैठा देते थे, और जो उनके इशारों पर नाचता था। अब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसने यहाँ पे क्या करा?
ठीक है, जिसने यहाँ पर क्या करा कि भाई बाकी चीजों को छोड़ दिया, ठीक है। मुगल वायसरॉय एंड हेरिटेज नवाब ऑफ बंगाल हु रिप्लेस द सिस्टम ऑफ इंपीरियल। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मुर्शिद कुली खान एक ऐसा व्यक्ति हुआ, ठीक है, मुर्शिद कुली खान एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने ये स्टार्ट किया था। लेकिन ये जो सिस्टम था इंपीरियल मुगल वॉइसरॉय, ठीक है, इसने यहाँ पे ये किसके टाइम पे हुआ, तो अभी भी कौन था यहाँ पे 1707 के आसपास फारूक शियार ही था। फारूक शियार ही था जो यहाँ पे ये फारूक शियार है, ये बहुत कमजोर शासक था। इसके टाइम पे हर कोई आजाद होते जा रहा था, तो ये फारूक शियार, ओके, इसी के टाइम पे यहाँ पर आप देखोगे कि बंगाल में नवाबी सिस्टम स्टार्ट हो गया और अब मुगल का यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। तो पहला इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कौन, स्वतंत्र राजा या फिर किंग कौन बनता है यहाँ का, तो मुर्शिद कुली खान बनता है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि उस समय मुगल एम्पायर के बाद भारत में मुगल एम्पायर का कोई सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट था, तो वो कौन सा था, वो था बंगाल। कैपिटल ऑफ मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान की यहां पर कैपिटल क्या थी, तो ये आपको पता है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो उस समय जो बांग्लादेश था वो तो भारत का ही पार्ट था, तो वो ढाका थी उनकी कैपिटल। मुर्शिद कुली खान को इसके बाद कौन राजा बनते हैं, तो याद रखना शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजा-उद-दौला इनके बेटे ही थे एक तरीके से, ये इनको सक्सीड करते हैं। अब अगला आ जाता है कि नवाबों यानी कि जो बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिशर्स के बीच में पंगा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो किस चीज का यूज कर रहे थे, गलत यूज कर रहे थे दस्तक का, जो कि मुगलों ने दिया था, जिसे हम पास बोलते हैं, इसका मिसयूज कर रहे थे। अंडर हुज रीन बंगाल बिकेम मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट एंड आल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सोने की चिड़िया कहलाया जाने लगा ये। तो ये सोने की चिड़िया कब कहलाया जाने लगा, किसके रूल में, शुजा-उद-दौला के रीन में, ठीक है, शुजा-उद-दौला के, दीन भी बोलते हैं, दौला भी बोलते हैं, शुजा-उद-दौला। Who invaded Calcutta in 1756 and defeated the British governor Drake। तो 1756 की बात है, ठीक है, 1756 की बात है। यहां पर इसका जो बेटा शुजाउद्दीन का सिराजुद्दौला जो इसका बेटा था, इसने ब्रिटिशर से चिढ़ता था। इसने देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसने क्या करा कि यहां पर इनके पास गया, इनके किले में जो उनका रेड फोर्ट था, जो इनका फोर्ट था, ठीक है, वहां पर ही गया, जो कि इन्होंने बनाया हुआ था, वेलेजलिन ने बनाया था ना, ठीक है। तो वहां पर ही गया, इनके किले में गया, इनको हरा दिया। वैसे इनकी छोटी सेना थी। और क्या करता है ये, उनके वहां पे 143 समथिंग जो लोग थे उन सभी को एक जगह लाता है और एक बहुत छोटी सी कालखोटरी में सबको ठूस देता है, जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। और ये किसने किया था, सिराज-उद-दौला ने किया था। अब कलकत्ता को दोबारा से अलीनगर का नाम किसने दिया था, याद रखना, ये भी सिराज-उद-दौला ने दिया था। कलकत्ता का नाम चेंज कर दिया इसने अलीनगर के नाम से। अब एक ट्रीटी हुई सिराजुद्दौला की। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जब इन पे आक्रमण किया तो इनकी सारी की सारी फैक्ट्री वापस रख ली थी। इसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होती है, जहां पर सिराजुद्दौला इनको वापस, ब्रिटिशर्स को इनकी सारी की सारी क्या कर देता है, ट्रीटी में इनकी सारी की सारी फैक्ट्रीज वापस कर देता है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर जिसे हम लोग कहते हैं। हु सपोर्टिंग नवाब ऑफ बंगाल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो नवाब ऑफ बंगाल को कौन सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ये आपको पता है उस समय फ्रेंच ये चाह रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत से हट जाएं, तो फ्रेंच ने हालत की थी। अब क्या होता है, एक बैटल ऑफ प्लासी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना 1757 की बात है। सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, जिस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को उसकी सेना धोखा देती है, सेना का जो सेनापति है, और उसके बाद सिराजुद्दौला यहाँ पे हार जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था जिसने इसको धोखा दिया, तो ये था इसका सेनापति मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, मणिक चंद, ओमी चंद,
बैंकर थे सारे वहां पे, मणिक चंद, ओमी चंद, जगत चंद, ये सब क्या थे यहाँ के, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं उनके बैंकर थे। इन्होंने इसको बिट्रे किया। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल बाय द हेल्प ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प से बंगाल का नया नवाब 1757 के बाद कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। मीर जाफर गिफ्टेड हाउ मेनी परगनास टू रॉबर्ट क्लाइव। अब मीर जाफर बन गया राजा। अब इसने क्या करा कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या करा, 24 परगना, 24 बहुत बड़े बड़े राज्य रॉबर्ट क्लाइव को दे दिए। राज्य का मतलब क्षेत्र। हु इज नोन एज द पैरट ऑफ क्लाइव। तो यही मीर जाफर तोता कहा जाता था, क्योंकि ये हर काम रॉबर्ट क्लाइव से पूछ के करता था। EIC रिप्लेस मीर जाफर एंड अपॉइंट हुम एज अ नवाब। अब ये जो मीर जाफर, इसका सारे पैसे खत्म हो गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हटाकर इसका जो शायद दामाद था मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को नवाब बनाया दूसरा। अब मीर कासिम को भी धीरे धीरे लगा कि अंग्रेज तो भाई मेरे को भी लूट देंगे। इसने क्या करा, अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्या कर दी, स्थापित कर दी। तो ये भी कौन था, मीर कासिम ही था, क्योंकि इसको लगा कि भाई अगर मैं मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में है यहां तक मैं रहूंगा तो यहाँ पे मेरा पैसा पूरा लूट जाएगा। फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि मीर कासिम भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। इस बैटल ऑफ बक्सर में ये किन किन के बीच में होता है? अब यहाँ पे एक अंग्रेजों का चीफ था हेक्टर मुनरो, और उसके सामने कौन खड़े थे, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, शाह आलम जो कि मुगल राजा था, यही बिट्रे करता है। फिर था यहाँ पे सुजा उद दौला, सुजा SHUJA, सुजा उद दौला अवध का नवाब था। ये शाह आलम इनको बिट्रे करता है यहां पर भी, ठीक है। वैसे भी हार जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। हाउ मच मनी वाज पेड बाय सुजा उद दौला। सुजा उद दौला को यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर में कल्प्रिट ठहराया जाता है और इसको 50 लाख रुपए एज अ भरपाई, बोलते हैं ना कि युद्ध की भरपाई के रूप में यहां पे इनको देना पड़ता है। अब आया आपका ड्यूअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। 1764 के बाद पूरा कंट्रोल हो चुका है अब अंग्रेजों का। हु गेव द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि दीवानी का मतलब होता है रिवेन्यू। अब आप लोगों से इकट्ठा कर सकते हो। तो ये किस राजा ने दिया था, तो मुगल राजा जो 1764 में, जिसने बैटल ऑफ बक्सर में क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने ही हिंदुस्तानियों को धोखा दिया था, दैट इज शाह आलम सेकंड ने ये वाला दीवानी राइट भी दे दिया। और बदले में EIC ने इसको 26 लाख रुपए दिए पेंशन के रूप में। बोला कि भाई ये पेंशन है और इस पेंशन से आप क्या कर सकते हो, अपना गुजारा बसारा कर सकते हो। आपको 26 लाख रुपए पेंशन देंगे और आप हमारे लिए ये काम कर दो। बंगाल में दोहरी सरकार, यानी कि रेवेन्यू अंग्रेज लेंगे और प्रशासन हिंदुस्तानी चलाएंगे। ये किसने एस्टैब्लिश किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। द ग्रेट फेमिन, बंगाल में क्या आता है, बहुत बड़ा महामारी आती है, और वो कब आती है, 1770 में आती है। ग्रेट फेमिन ऑफ द डिकेड भी बोलते हैं। फेमिन ऑफ बंगाल इज नोन एज द फेमिन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो फेमिन ऑफ बंगाल इज ऑल्सो नोन एज फेमिन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो कौन से फेमिन को बोलते हैं, 1770 वाले फेमिन को ही द फेमिन ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटेड हुम एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को सबसे पहले नियुक्त किया। अब ध्यान देना, इससे पहले 1757 से ही यहां पर गवर्नर बन चुके थे बंगाल के। रॉबर्ट क्लाइव आया था, हेक्टर मुनरो भी रहा कुछ टाइम के लिए गवर्नर, लेकिन इनका ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। अब इसने क्या करा कि सारे के सारे रिवेन्यू राइट, जिसे हम बोलते हैं दीवानी राइट, निजामत राइट इन हिज हैंड एंड एंडेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब इसने क्या करा कि बंगाल के नवाब को जो एडमिनिस्ट्रेशन का
पावर दिया गया था कि भाई आप सजा सुना सकते हो, आपको न्याय प्रणाली देखनी है, वो भी छीन लिया और अपने हाथ में सारी चीजें ले ली कि रेवेन्यू भी अब से मैं लूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी अब मैं देखूंगा। तो ये कौन सा था? ये वॉरेन हेस्टिंग ही था। और याद रखना, ये वॉरेन हेस्टिंग भारत में ब्रिटिशर्स का पहला गवर्नर जनरल था, यानी कि बंगाल में बनाया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ वडियार। अब फेमस किंगडम है जो कि इंडिया में कुछ जैसा मैसूर आएगा, फिर आपका क्या क्या आएगा, यहाँ पे मराठास आएगा। ओके, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब हु वाज द फाउंडर ऑफ वाडियार डायनेस्टी, तो वाडियार डायनेस्टी का राजा कौन था? देवराज। मैसूर आपने देखा होगा, ठीक है, तो मैसूर का है। हु विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच हु एस्टैब्लिश मॉडर्न आर्म्स फैक्ट्री इन मैसूर, तो मैसूरू में फ्रेंच को की हेल्प से यहाँ पे आर्म्स फैक्ट्री बनाने वाला व्यक्ति कौन था? हैदर अली। ये इसी की सेना का सेनापति भी था, सैनिक भी था। इन विच बैटल ब्रिटिशर्स वाज डिफीटेड बाय हैदर अली, हैदर अली ने पहली बार ब्रिटिशर्स को हराया था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 में हुआ था। Who was the first southern ruler who defeated Britishers? तो पहला दक्षिण का राजा जिसने ब्रिटिशर्स को डिफीट किया, हैदर अली। इन विच फर्स्ट बैटल हैदर अली वॉज डिफीटेड बाय आयरकूट, तो हैदर अली को आयरकूट ने अपने इस बैटल में क्या किया था? डिफीट किया था। तो वो कौन सा था? बैटल ऑफ पोर्तो नोवा। बैटल ऑफ पोर्तो नोवा में हैदर अली, तो ये था आयरकूट से पहली बार डिफीट हुआ था। हैदर अली वाज सक्सेडेड बाय, हैदर अली के बाद इसका बेटा 4 साल का था, टीपू सुल्तान, बहुत शक्तिशाली, इसने यहाँ पर इनको इसके उत्तराधिकारी बना। टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? ये भी कई बार पूछते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम। हु इज नोन एज द लायन ऑफ मैसूर, तो मैसूर का शेर हम किसे कहते हैं? अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है ये, तो ये है आपका कौन? टीपू सुल्तान। इसी की तलवार तो लेके आया था विजय माल्या। विच वॉज इंस्क्राइब्ड इन द फ्लैग ऑफ टीपू सुल्तान के झंडे में क्या होता था? तो ये हमेशा शेर का चित्र होता था। द फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस रॉकेट, भारत की लड़ाइयों में पहली बार रॉकेट यूज करने का श्रेय जाता है टीपू सुल्तान को। रॉकेट का मतलब है उड़ती हुई कोई चीज आना, या फिर उस प्रकार की कोई एक नोकीली चीज जो कि आपने सबसे पहली बार कहां पे देखी थी? भारत की लड़ाइयों में देखी थी, तो वो था। वैसे तो बारूद का उपयोग भी आप कह सकते हो, ठीक है, सबसे पहली बार बाबर ही लेके आया था, पानीपत के युद्ध में ही आपने देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे फेमस किंगडम इन इंडिया, मराठास की बात करते हैं। मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? शिवाजी ने की थी। फर्स्ट पेशवा कौन था मराठा का? तो ये था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, याद रखना, ये आता है ऑफिशियल पेशवा ऑफ मराठा। पेशवा क्या होते थे? ये प्राइम मिनिस्टर होते थे, और मराठा किंगडम में छत्रपति होते थे सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे। कितने एंग्लो मराठा वॉर हुए अभी तक? याद रखना, वो 4 हुए थे। पहला एंग्लो मराठा वॉर या आंग्ल मराठा वॉर किस ट्रीटी से खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये एग्जाम में आता है 100%, जो भी आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में होती है? ये होती है नाना फडणवीस और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच में। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? भारत का, यानी कि बंगाल में गवर्नर जनरल है, एक तरीके से हेड है। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी से एंड होती है? ट्रीटी ऑफ पुणे की संधि से कब हुई थी? ये 1818 में हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रीटी द एम्पायर ऑफ मराठा वॉज एडेड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस अंतिम संधि से जो मराठाओं का साम्राज्य था उसको बॉम्बे, जो अंग्रेजों का बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उसमें जोड़ दिया गया, तो वो था ट्रीटी ऑफ पुणे। और इनका जो लास्ट पेशवा था उसको कैद कर लिया या फिर उसको पेंशन में इन्होंने भगा दिया।
द क्रेडिट ऑफ मराठा एंड वाज गोज टू विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मराठाओं को खत्म करा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स यही था, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। अब आता है आपका यहाँ पे मराठा ही आता है, मराठा के और भी हैं। हु वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर? तो याद रखना नाना साहेब, नाना साहेब बालाजी बाजीराव भी बोलते हैं इनको। हु वाज द लास्ट छत्रपति ऑफ मराठा? मराठाओं का लास्ट छत्रपति, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे था, साहू महाराज। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय मराठाओं के द्वारा दो टैक्स कलेक्ट करे जाते थे अन्य राज्यों से उनकी सिक्योरिटी, तो वो कौन सा था? चौथ एंड सरदेश मुखी, कि भाई अगर आपको सही से सुखी से जीना है तो आपको ये देना पड़ेगा। पहला आंग्ल मराठा वॉर किस ट्रीटी से एंड होता है? तो ये मैं आपको आई थिंक बता चुका हूं, ट्रीटी ऑफ, ये आपको बता चुका हूं ना, सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई याद रखना, एग्जाम में आता है। 25% ग्रॉस प्रोडक्शन टू बी पेड टू जागीरदार ऑफ मराठा इज नोन एज, यानी कि मराठा क्या करते थे, अपने आसपास के क्षेत्रों से 25% तक का जितना भी आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है अपनी फसलों का, वो आपने मराठाओं को देना है, ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्शन आप जितना भी आपने किया है जिसको, ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये आपने पर्टिकुलरली देना है किसको? मराठाओं के जो सरदार है उनको देना है। तो उसे हम क्या कहते थे? इसे हम चौथ ही कहते थे, चौथ। चौथ का मतलब क्या होता है? एक चौथाई, तो वही है। विच इज एन एडिशनल 10% टैक्स लीविड अपॉन द कलेक्शन चौथ। चौथ कलेक्ट करते समय 10% तक का आपको एक अधिक एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम बोलते थे सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर में जो मंत्रिमंडल का समूह होता था उसे हम क्या कहते थे? एग्जाम में आता है तो हम इसे बोलते थे अष्टप्रधान, पंत प्रतिनिधि बोलते थे ना, पंत प्रतिनिधि, अष्टप्रधान हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं मराठा के। अमात्य और मजूमदार को हम किस नाम से जानते थे मराठास में, मराठा मंत्रिमंडल में? तो ये था कौन सा? अमात्य होता था फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। सुमंत और दाबीर, इसे हम क्या बोलते थे? विदेश मंत्री के रूप में। सुमंत और दाबीर क्या होता था? तो ये विदेश मंत्री होते थे मंत्रिमंडल में, ठीक है। आया हु लीड द मराठा आर्मी इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी बैटल ऑफ पानीपत होती है, याद है 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में होती है। तो यहाँ पे अलायंस बनाया था मराठाओं ने, और उस मराठाओं के अलायंस को किसने लीड किया था? तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत याद रखना, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो ये 1761 की बात है, और यहाँ पे ये चीजें आप लोग याद रखना। सिख की बात करते हैं तो सिख एम्पायर किसके अंडर में बना? राजा रंजीत सिंह के अंडर में बना है। सिख एम्पायर की बात कर रहा हूं, सिख साम्राज्य की, सिख धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। हाउ मेनी सोवरेन स्टेट वाज इन सिख कॉन्फेडरेसी, तो सिख कॉन्फेडरेसी के अंदर कितनी स्टेट थी? तो याद रखना, सिख हो गया, चाहे वो आपका सिख पूरा एम्पायर था, उसके अंदर 12 मिसलें थी, 12 मिसल होते थे उनके क्षेत्र, आलू वालिया मिसल, बांगी मिसल, ठीक है, सुख चक्रिया मिसल। विच सिख मिसल फॉर्म द सिख एम्पायर, तो इनमें से कितनी सिख जो यहाँ पे मिसल थी, किस सिख मिसल ने यहाँ पे सिख एम्पायर की स्थापना करी? तो ये था सुख चक्रिया, ठीक है। अब उसका नाम कुछ और हो सकता है, सुख चकिया, सुख चक्रिया, तो ये हो सकता है। बोलने के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। राजा रंजीत सिंह यहीं से थे, इनके अंतर्गत ही सिख एम्पायर एस्टैब्लिश होता है। तो सिख रिलीजन को किसने शुरू किया था? गुरु नानक ने सिख रिलीजन की स्थापना करी थी। सिख धर्म के अंदर टोटल कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। हाउ मेनी गुरु ऑफ सिख वर एग्जीक्यूटेड बाय मुगल, तो मुगलों के द्वारा 2 ऐसे सिख गुरु थे जिनको मार दिया गया, जिनका गला काट दिया गया। तो कौन से थे? 2 थे, गुरु अर्जन देव जो कि 5वें गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे। अर्जन देव जो कि 5वें गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो कि इनके 9वें गुरु थे। 9वें वाले को तो मारा था किसने? औरंगजेब ने, और इसको मारा था, इनको मारा था जहांगीर ने।
गुरु अर्जन देव को किन्ने ने मारा था? जहांगीर ने मार दिया था। और तेग बहादुर जी जो कि इनके 9वें गुरु थे, इनको मारा था किसने? औरंगजेब ने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मराठा एम्पायर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मराठा एम्पायर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम अष्टप्रधान कहते थे, ये दोबारा आ चुका है। हु एक्वायर्ड कोहिनूर डायमंड विद द हेल्प ऑफ शाह सूजा। तो याद रखना कि अंत में जो कोहिनूर डायमंड था ना, वो रणजीत सिंह के पुत्र के पास ही था। ओके, तो याद रखना कि जो सबसे पहली बार जो ये शाह सूजा जो कि अफगानिस्तान में था, उससे कोहिनूर डायमंड लिया था, तो राजा रणजीत सिंह ने ही लिया था। रणजीत सिंह ने ही लिया था, अंत में इनके पुत्र के पास आता है। हाउ मेनी एंग्लो सिख वॉर वाज? अब अंग्रेजों और सिखों के बीच में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे 2 आंग्ल सिख वॉर हुए थे। पहला आंग्ल सिख वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर से, यानी कि लाहौर की संधि से पहला आंग्ल सिख जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई थी। अब पंजाब को किसने एनेक्स यानी कि छीन लिया? पंजाब जो सिख एम्पायर था, सिख साम्राज्य से, और इसको ब्रिटिशर्स में मिला दिया। तो याद रखना 1849 में लास्ट में एक ट्रीटी होती है, उस टाइम पे भारत में लॉर्ड डलहौजी था। ये वही डलहौजी है जो भारत में ट्रेन लाया था, ये वही डलहौजी है जिसने भारत में पोस्टल सिस्टम बनाई थी। इसने पंजाब यानी कि जो सिख अंपायर था उसको नस्ते नाबूद करने के बाद इसे कहां मिला दिया? अंग्रेजों के क्षेत्र में मिला दिया। अब ये कौन सा अंतिम सिख राजा था जो कि EIC का पेंशनर बनता है? तो वो कौन था? दिलीप सिंह था। ओके, ये आप लोग यहाँ पे याद है, दिलीप सिंह जी, वैसे तो दिलीप सिंह जी थे। ओके, तो ये दिलीप सिंह जी कई बार एग्जाम में आ भी रखा है कि लास्ट राजा कौन थे। ओके, लास्ट राजा कौन थे? तो वो यही थे। आई होप ये क्लियर हो गया इतना। अगला हम लोग देखते हैं, सिख का ही है। सिख से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सिख एम्पायर दिलीप सिंह वाज एक्साइल्ड बाय EIC 2। तो ये जो लास्ट दिलीप सिंह क्या थे? लास्ट राजा थे। वैसे तो ये छोटी उम्र के थे। ओके, तो ये ब्रिटिशर्स ने इनको 5 लाख एनुअल पेंशन के तहत कहां पे? लंदन में भेज दिया था, अपने साथ इन्होंने रखा था। और इनकी अंत में बोलते हैं मृत्यु भी हो गई थी, ज्यादा बूढ़े होके नहीं मरे, वैसे 55-56 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करा था किसने? ब्रिटिश क्राउन को। अभी तक ये जो कोहिनूर डायमंड है दिलीप सिंह जी के पास है। दिलीप सिंह जी से इन्होंने छीना या फिर इन्होंने ले लिया, ये पता नहीं है। दिलीप सिंह के द्वारा इनको दिया गया था। हु रोड गुरु ग्रंथ? आदि ग्रंथ किसने लिखी थी? तो ये 6ठे सिख गुरु थे। कौन थे? 6ठे सिख गुरु। ओके, तो फर्स्ट सिख गुरु कौन थे? फर्स्ट सिख गुरु कौन से थे? तो गुरु अर्जन, जिन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज की शुरुआत करी थी। ओके, तो आदि ग्रंथ समझ रहे हो ना आप? तो ये हो गया आपका सिख गुरु, और पहले गुरु अर्जन ने इसको स्टार्ट किया था। विच गुरु डिक्लेयर गुरु ग्रंथ साहिब द लिविंग गुरु ऑफ द अर्थ? यानी कि सिखों के ये एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो कि जीवित हैं। ये किसने कहा था? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं गुरु गोविंद सिंह जी। विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा? खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह जी थे। एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंगर सिस्टम, दुनिया में सबसे ज्यादा खाना खिलाने का रिकॉर्ड, यानी खाना, आप जाओ कहां पर? गोल्डन टेम्पल में, आपको वहां पे कुछ पैसा नहीं देना, आपको कुछ बोलना नहीं, आप बैठ जाओगे, आपको खाना मिलेगा, चाहे आप जितना भी खा लो, कितने भी लोग आ जाए, करोड़ों लोग आ जाए। कभी आज तक स्वर्ण मंदिर में ये नहीं कहा कि खाना नहीं है। वो हर किसी को खाना खिलाते हैं। सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है, सबसे बड़ी किचन भी दुनिया में उन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि सिख धर्म में इतनी अच्छी सिखाई गई है। लंगर सिस्टम सिख में कौन स्टार्ट करता है? तो ये थे गुरु नानक देव जी। विच सिख गुरु इन्वेंटेड द न्यू स्क्रिप्ट कॉल्ड गुरुमुखी? गुरुमुखी की शुरुआत किसने करी थी? तो याद रखना गुरु अंगद जी। ओके, हु फाउंडेड अमृतसर ऑन द लंगर ग्रांटेड बाय अकबर? तो याद रखना कि भाई अमृतसर में लैंड ग्रांट करी थी अकबर ने,
लंगर नहीं है, लैंड है। ओके, तो अमृतसर की स्थापना होती है यहाँ पर, ठीक है, अमृतसर सिटी को यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये गुरु रामदास। अब अकबर क्या था ना, वो था सेक्युलर बंदा, सभी धर्मों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे वो, ठीक है, इसीलिए उन्होंने हर सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका दिया। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल की शुरुआत किसने करी थी बनाने की, गुरु रामदास ही थे। हु एस्टैब्लिश्ड द अकाल तख्त एंड फोर्टिफाइड द अमृतसर सिटी, अमृतसर सिटी को किले के रूप में बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसके तहत यहाँ पर अकाल तख्त की निर्माण करना, किसके अंदर, जो आपने स्वर्ण मंदिर देखा होगा, तो ये कौन था, तो गुरु हरगोबिंद, फोर्टिफाइड यानी कि इन्होंने किलाबंदी कर दी थी अमृतसर सिटी की, तो ये कौन था, गुरु हरगोबिंद। ओके, विच सिख गुरु ज्वाइंट बहादुर शाह मुगल एज अ नोबल, तो यहाँ पर बहादुर शाह के दरबार में एज अ नोबेल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सुझाव दे सकता है उनको, तो ये कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। मुगलों को यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था, एक तरीके से ज्वाइन कर लिया था एज अ नोबल, यानी कि एज अ एडवाइजर जैसे हम बोलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑफ इंडिया, अब आता लैंड सेटलमेंट के बाद अंग्रेजों की बात करते हैं, तो पहला इजारेदारी 1772 में इजारेदारी सिस्टम को लॉन्च किया था ब्रिटिशर्स ने। इजारेदारी सिस्टम स्टार्टेड बाय विच गवर्नर जनरल, तो ये आपको पता है 1773 के आसपास वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत करी थी। इन विच लैंड सेटलमेंट द लैंड वाज गिवन टू द फार्मर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो इसी इजारेदारी सिस्टम के तहत जो फार्मर्स होते थे उनको लैंड 5 साल के लिए दी जाती थी कि आप कितना भी इसमें प्रोडक्शन कर दीजिए, इतना प्रोडक्शन करने के बाद आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। हु इन्वेंट जमींदारी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना किसने करी थी, सर जॉन शोर। जमींदारी सिस्टम को किस गवर्नर जनरल ने स्टैब्लिश किया था जमींदारी सिस्टम को, तो कॉर्नवालिस ने कब किया था, 1793 में। भारत में परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टैब्लिश किया था। जमींदारी सिस्टम को सबसे पहली बार कहां पे लगाया गया, बंगाल में लगाया गया। इन विच लैंड सेटलमेंट ब्रिटिशर्स कलेक्ट 10 आउट ऑफ 11 पार्ट, यानी कि 90% एज अ रेवेन्यू, यानी कि इतना ज्यादा टैक्स लेते थे अंग्रेज फार्मर से, तो वो कौन सा था, सबसे पहले याद रखना कि भाई 90% तक टैक्स कौन लेते थे, ये परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सेटलमेंट जो है ना, ये जमींदारी सिस्टम के तहत अंग्रेज 90% तक का प्रोडक्शन ले लेते थे, और जो बचता था वो कौन रखते थे, बेचारे भारतीय रखते थे। तो एक और इन्वेंशन हुआ महलवाड़ी का, ठीक है, तो महाल, याद रखना ये महलवाड़ी सिस्टम जो था, सेटलमेंट जो था जमीन का, ये था हार्ट मैकेंजी ने इसको इन्वेंट किया था। अब ये हम आगे देखेंगे कि ये कहां पे स्टार्ट हुआ था। तो महलवाड़ी जो सिस्टम है, महलवाड़ी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो गवर्नर विलियम बेंटिक ने। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बेंटिक ने कब स्टेब्लिश किया था, 1833 के आसपास। ओके, 1833 के आसपास, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विच लैंड सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन उत्तर प्रदेश बाय ब्रिटिशर्स, तो किस लैंड सेटलमेंट को, ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये महालवाड़ी ही थी। महाल इस समय एक तरीके से आप बोल सकते हो ठाकुर, या फिर आप ये कह सकते हो कि जमींदार को बोल सकते हो आप, ठीक है। तो महलवाड़ी सिस्टम पहले और उत्तर प्रदेश में लगाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन विच लैंड सेटलमेंट द फार्मर वाज आल्सो नोन एज काश्तकार, तो किस लैंड सेटलमेंट भूमि बंदोबस्त के तहत जो फार्मर्स होते थे उनको हम काश्तकार के नाम से जानते थे, तो ये महलवाड़ी ही है, महलवाड़ी सिस्टम के तहत। रैयतवाड़ी, सॉरी ये यहाँ पे होगा,
रैयतवाड़ी सिस्टम, ये रैयत से आप लोग याद रखना, रैयत का मतलब होता है, क्या होता है, फार्मर्स। तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसने करी थी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने इसका इजाद किया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी, रैयतवाड़ी सेटलमेंट पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई थी। ये एग्जाम में आता है, इसको स्टार लगा लेना। वारामहल, वारामहल तमिलनाडु। In which land settlement Britishers collected 50% of total production from farmer? तो कौन से लैंड सेटलमेंट के तहत ब्रिटिशर्स दो होते हैं, इन्होंने इनके प्रोडक्शन का आधा ले लेते थे, ठीक है। हालांकि ये तो अच्छा है ना, और उसे जहां पे 90% ले लेते थे, तो ये कौन सा था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट ही था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन वारामहल, ये मैंने आपको बता चुका हूं, तमिलनाडु इन 1835 बाय किस गवर्नर जनरल के द्वारा। तो अभी भी गवर्नर जनरल कौन है, 1835 में, 1833 में बन चुका था ना, तो 35 में भी यही है अभी। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है, याद रखना, भारत का बात कर रहा हूं मैं। बंगाल का कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके। रैयतवाड़ी वाज बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ईआईसी एंड, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या नहीं कर रही है, जो यहाँ पर लोग है ना, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता है कि जो साहूकार हैं, जो जमींदार है, उनसे कांटेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, इसीलिए इन लोगों ने क्या करा यहाँ पे कि अब डायरेक्ट ही वो रैयत यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट बना के चलने लगे। चलो अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख लो। देखो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इसका पीडीएफ है ना, पूरे आंसर लिखे हुए हैं इसके पीडीएफ में, मैं आंसर लिख दूंगा इसी के आगे आगे। तो वो पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाए, क्लिक टू डाउनलोड। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो के नीचे वाला पार्ट, एक तो वीडियो का टाइटल दिखता है, उसके नीचे वाला पार्ट जहाँ पे लिंक विंक होते हैं, वहां पे जाओ, सबसे पहले में ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना, रजिस्टर करना, आपको डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ। नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी है हमारा एसएससी भी, वहां पर से भी जाके आपको देखने को मिल सकता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अब सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट मूवमेंट, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में इंडियन सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट मूवमेंट का पायनियर का मार्गदर्शक हम किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को ही हम क्या कहते हैं, भारत का सामाजिक उत्थान के लिए मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति। हु वाज द फर्स्ट बंगाली स्कॉलर हु लर्न वेस्टर्न एजुकेशन, पहला बंगाली विद्वान जिसने वेस्टर्न एजुकेशन पाश्चात्य शिक्षा को सीखा, राजा राम मोहन राय है। गेव द टाइटल ऑफ राजा राय टू राजा राम मोहन, इनका नाम था राजा राम मोहन, इनको एक टाइटल दिया राय का, तो ये किन्होंने दिया था, बंगाल के नवाब ने, ठीक है। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में गैप, एक तरीके से ब्रिज बन के आया और भारत के में राष्ट्रवाद का उदय किया, नेशनलिज्म का उदय किया, इसीलिए हम इसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं इनको। तो यह है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पब्लिश हिज फर्स्ट पर्शियन एपिक नेम, तो इनकी पहली फारसी में लिखी गई जो एक तरीके से किताब, एपिक बोल सकते हो आप, ग्रंथ बोल सकते हो, उसका नाम क्या था, तूफत अल मुहाइदीन, तूफत अल मुहावदीन। हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय, किसने राजा राम, अब इनका नाम क्या है, राम मोहन था, इनको राय की उपाधि दी नवाब बंगाल ने। अब राजा भी इनका नाम नहीं था, तो राजा की उपाधि किन व्यक्ति ने दी थी इनको, तो अकबर ने। अब याद रखना अकबर सेकंड, अकबर की बात तो नहीं करूंगा, अकबर तो 1605 में मर गया था, ठीक है। अकबर सेकंड था 1830 में, क्योंकि इनकी पेंशन से रिलेटेड बात करने गए थे ये। 1830 में अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि मुगल बादशाह था इस टाइम पे। फेमस बुक ऑफ राजा राम मोहन राय के द्वारा फेमस बुक कौन कौन सी थी, याद रखना, मैं दो का नाम बता दूंगा, संवाद कौमुदी, ठीक है,
जो कि बांग्ला लैंग्वेज में थी। मिरातुल अखबार, ये है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ओके, फिर क्या आता है आपका, यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में, मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, ये पर्शियन में थी। ओके, ये एग्जाम में आता है कई बार, आपने देखा भी होगा। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको स्टार लगा लेना। ये एग्जाम में बहुत बार मैंने खुद ही देख लिया है। तो ये कौन सा था, ये 1828 में, ठीक है। तो किसकी स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज की। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। Who sent Raja Ram Mohan Rai as ambassador to meet with British Crown William IV for his pension related conversation? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अकबर सेकंड ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी, और अकबर सेकंड ने ही इनको ब्रिटिश राजा से मिलने के लिए भेजा था, विलियम चतुर्थ से, ताकि मेरी पेंशन की बात हो पाए भाई। वो था अकबर सेकंड, ये आपको बताया था, राजा की उपाधि भी इन्होंने दी थी। तो पहला व्यक्ति जिसने शिप में ट्रेवल किया, पहला भारतीय व्यक्ति, तो राजा राम मोहन रॉय, यही थे। हु गेव द टाइटल ऑफ युगदूत टू राजा राम मोहन राय, तो युगदूत की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। किसको, उपाधि क्या देनी, एक तरीके से टाइटल दिया था, उपाधि तो बड़े लोग देते हैं, टाइटल दिया था, ये तो उनसे खुद छोटे थे। राजा राम मोहन राय वॉज डाइड इन विच कंट्री, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु अंत में भारत में नहीं होती है। तो ये जब ये बात करने गए थे ना इनकी पेंशन से रिलेटेड अकबर टू की, तो विस्टल में इनकी समाधि भी है, विस्टल में ही ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो जाती है। हु रीस्टैब्लिश इंडियन ब्रह्म समाज, इन्होंने अब दोबारा से इनके जाने के बाद केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने, ये इन्हीं के ही शिष्य थे, इन्होंने दोबारा से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इंडिया फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन मिरर वाज स्टार्टेड बाय, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जुड़ चुके हैं। तो ये जो पहला डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये केशव चंद्र सेन ही थे, ठीक है, केशव चंद्र सेन थे, और आई थिंक दूसरे द्वारकानाथ टैगोर थे, वैसे ये केशव चंद्र सेन याद रखना। ये यहाँ से अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की कमांड किसको मिल गई थी, ईश्वर चंद्र विद्या वर्गीस, ईश्वर चंद्र विद्या वर्गीस, ठीक है, इनके हाथों में ये चल गई थी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अब इनके हाथ में ही पूरी कमांड थी। सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट मूवमेंट अभी आगे चल रहा है। अब आता है ब्रह्म समाज के बाद प्रार्थना समाज, ठीक है। अब प्रार्थना समाज की स्टैब्लिशमेंट, तो प्रार्थना समाज की स्टैब्लिशमेंट कौन करता है भाई, प्रार्थना समाज। ब्रह्म समाज आपको पता है राजा, प्रार्थना समाज की महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे याद रखना, और आत्माराम पांडुरंग भी थे, ये जस्टिस थे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कल्चरल रिनाइसेंस इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया क्या है, पश्चिमी भारत में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता को हम किसके नाम से जानते हैं, ये है महादेव गोविंद रानाडे, यहां पर यही है। हु ऑर्डर द बुक एक आस्तिक की धर्म में आस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये भी महादेव गोविंद रानाडे की है। हु इस्टैब्लिश सार्वजनिक सभा टू रेडिकेट द करप्शन चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा की स्थापना भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए, तो ये कौन करता है, ये भी महादेव गोविंद रानाडे ही करते हैं। किन को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो ये भी महादेव गोविंद रानाडे ही हैं। ओके, महादेव गोविंद रानाडे ने एस्टैब्लिश किया था एक एजुकेशन सोसाइटी पुणे में, ताकि वो एजुकेशन को यहां पर बढ़ावा दे सकें। तो वो कौन सी थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। हु इस्टैब्लिश इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र विद हिज वाइफ, तो आपको पता ही है इनकी वाइफ सावित्री बाई रामबाई रानाडे, ठीक है, रामबाई रानाडे, और इन्होंने मिलकर ही, महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर ही पहला कन्या हाई स्कूल खोला था, वुमेन यूनिवर्सिटी खोली थी भारत में, इससे पहले नहीं थी। अब सेवा सदन
जो रामबाई रनाडे थी, इन्हीं की वाइफ, इन्हीं के द्वारा वो स्टार्ट, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा ही खोला गया था। अब आता है अगला, अगले व्यक्ति ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हु गेव द टाइटल स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो आपको पता है, दयानंद सरस्वती। रियल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती मूल शंकर, मूल शंकर। हु गेव दैट स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास बट नॉट इन वैदिक एरा, ये बोलते हैं वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक युग की ओर मत जाओ, पुराने जमाने में मत जाओ। तो अरविंद कुमार घोष। ओके, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना, भाई ये आपको पता है 1875 में दयानंद सरस्वती करते हैं। हेडक्वार्टर कौन सा था आर्य समाज का पहला? तो ये लाहौर था। दूसरा कहां पे? बंबई में बनाया गया। Who was the first Indian who say India is only for Indian? भारत भारतीयों के लिए है। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि भारत भारतीयों के लिए नहीं है, ही है, अंग्रेजों को यहां से हटाओ। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में 1889 में इसकी स्थापना किसने करी थी? लाला हंसराज। ठीक है। अब किसने हरिद्वार में एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी थी? तो 1902 स्वामी श्रद्धानंद। हु इज नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया? तो दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहते हैं। टू मेक इंडिया सोशली एंड रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग, देव समाज की स्थापना कौन करता है? तो ये कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में इसकी स्थापना होती है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही भारतीय समाज में रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देव समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, ये एग्जाम में आता है। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे एग्जाम में आपको बहुत बार इनके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो इन 1893? तो स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त इनका पूरा नाम, रियल नेम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश, इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द मेमोरी ऑफ, इन्होंने अपने गुरु की याद में क्या करा था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में इन्होंने क्या करा था? स्टैब्लिश किया था। क्या? रामकृष्ण मिशन। Who gave the title of स्वामी विवेकानंद to नरेंद्र नाथ दत्त before going to Chicago? तो नरेंद्र नाथ इनका नाम था, दत्त या फिर जो पूरा नाम है, ये उपाधि दी थी। तो याद रखना कि भाई स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र नाथ दत्त का टाइटल नरेंद्र नाथ दत्त इन्होंने बोला था, तो वो था खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। ओके। हु सेड स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट टू स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद को मॉडर्न नेशनल मूवमेंट का एक तरीके से स्पिरिचुअल फादर किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद की जो जयंती है 12 जनवरी को, इस दिन हम लोग बनाते हैं यूथ डे, युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये एग्जाम में आता है कई बार। अब आप देखोगे अगला, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम रिलीजियस इंप्रूवमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 19वीं सदी में 1850-40 के आसपास, 20 के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगा। मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता हम किसको मानते हैं? सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता। ऑल मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान आर नोन एज, तो हम इसे बोलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। सारे जो मूवमेंट्स थे सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाए गए अलीगढ़ मूवमेंट थे। ठीक है। अब हु एस्टैब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 इन कलकत्ता? तो कलकत्ता में किसके द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी क्या करी गई? बनाई गई। तो वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान ही थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि मुस्लिम समाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ रहा है। तो ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान ही थे जिन्होंने ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाई।
द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये भी किसने करा था? सर सैयद अहमद खान ने ही करा था। Who gave the slogan in India? हिंदू मुस्लिम आर द टू आईज ऑफ ब्यूटीफुल ब्राइड। एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं, कौन? दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये भी सर सैयद अहमद खान ने कहा था। Who established देशभक्त एसोसिएशन इन अगेंस्ट ऑफ INC? अब ये याद रखना आप लोग, देशभक्त एसोसिएशन बनाया जाता है, ठीक है, तो ये कौन था? सर सैयद अहमद खान ही थे, सर सैयद अहमद खान ही थे। बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, उनकी हेल्प से। इन 1875 सैयद अहमद खान, इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया गया था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, स्कूल भी बोलते हैं आप, ठीक है। बाद में मोहम्मदन एंग्लो स्कूल का नाम चेंज कर क्या कर दिया? अभी भी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कब करा था? 1920 में। ओके, ये हो गया। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या फिर स्कूल की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1920 में इसका नाम का क्या कर दिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया। चलो अब आता है आपका यहाँ पे अगला, देवबंद मूवमेंट। देवबंद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है या नहीं है? ठीक है, ये तो आप पहले देखेंगे, ठीक है, कि भाई उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में आता है भाई। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे जो कि आपको सारे के सारे मतलब नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जहां पे जो बार रिपीट होते रहते हैं। तो देवबंद किसने करा था? मोहम्मद कासिम ननोतवी। देवबंद आंदोलन, विच मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन? तो कौन सा मूवमेंट था जो प्रोटेस्ट था अंग्रेजों के खिलाफ और पाश्चात्य शिक्षा के खिलाफ? तो ये देवबंद मूवमेंट ही था। देवबंद मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1867 में उत्तर प्रदेश में। Who was affected by देवबंद मूवमेंट एंड established दारुल उलूम? दारुल उलूम बेसिकली आपने देखा होगा, दारुल उलूम यहां से इनके एक तरीके से लॉज एंड ऑर्डर पास होते हैं। तो शिवली नुमानी ने ही दारुल उलूम की स्थापना करी थी 1884-85 में, देवबंद मूवमेंट से अफेक्ट होकर। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन कादियान पंजाब विद द मोटिव टू डेवलप साइंटिफिक एंड मॉडर्न एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी? तो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या करा था? साइंटिफिक चीजों को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए किसने यहां पर क्या करा था? मूवमेंट स्टार्ट किया था कादियान में। तो वो कौन सा मूवमेंट है? वो है यहाँ पे आपका अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट 1889 में किसने स्टार्ट किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। Who represented himself as the पैगंबर of Muslim and incarnation of Krishna and Jesus Christ? ये था भाई व्यक्ति जिसने बोला कि मैं पैगंबर हूं मुस्लिम इस्लाम का, इनकारनेशन यानी कि मैं पुनर्जन्म हूं कृष्ण का और जीसस क्राइस्ट का। तो ये बोला था मिर्जा गुलाम अहमद ने, अहमदिया आंदोलन वाले व्यक्ति ने। Who termed himself as the flag bearer of Indian Renaissance? इसने खुद को बोला कि मैं भारतीय पुनर्जागरण, भारत में चेंज लाने वाला जो मूवमेंट है उसका फ्लैग बीरर हूं, उसका ध्वजवाहक हूं। तो मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने एक मैगजीन निकाली, ठीक है, और उसका नाम था उर्दू में बहरम ए अहमदिया। बहरम ए अहमदिया, ओके, बहरम ए अहमदिया इसका नाम था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब आता है आपका स्टेप्स फॉर सोशल इंप्रूवमेंट। अब सामाजिक सुधार के लिए जो स्टेप उठाए गए उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे। पहला है भाई चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो यह है ईश्वर चंद विद्यासागर का। भारत में चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन करने के लिए शारदा एक्ट जो लाया गया था, तो वो किसके नाम पर लाया गया था? 1930 वाला हरिविलास शारदा के नाम पर चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया 1930 में। और गर्ल्स की जो एज थी मिनिमम वो कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई। पहले 12 थी और बॉयज की कर दी गई 18। ये गर्ल्स की है।
सिविल मैरिज एक्ट आता है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मिनिमम एज कर दी गई भाई, इनमें अंग्रेज भी मानते थे कि गर्ल्स की जो एज है वो 14 कर देनी चाहिए। हु इस्टेब्लिश विडो रीमैरिज एक्ट, तो यानी कि विधवा पुनर्विवाह समाज सोसाइटी, ठीक है, किसने इस्टेब्लिश करी थी 1850 में? तो परशुराम पंडित। परशुराम पंडित। हु पास्ड द विडो रीमैरिज एक्ट, एक्ट 15 1856, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये था भाई लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वॉइसरॉय, इन्होंने ही क्या करा था, एक्ट 15 निकाला था, जिसमें विडो रीमैरिज, विधवा दोबारा से विवाह कर सकती है, सती की तरह जलाया नहीं जाएगा। फोर्टिसाइड यानी कि भ्रूण भ्रूण हत्या, पेट में हत्या करना, ये प्रोहिबिट कर दिया गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो 1804 में कौन था? वेलेजली, ठीक है, वेलेजली ने ही क्या करा था, एक तरीके से इसको प्रोहिबिट किया था। सती सिस्टम was prohibited by which गवर्नर जनरल, ठीक है, सती सिस्टम किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंद किया गया था? 1829। 1829 में कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल, भी यही था। किस गवर्नर जनरल ने ठगी, जो ठगी करते थे, ठगी प्रैक्टिस, इसको खत्म किया था? तो ये भी विलियम बेंटिक था। स्लेव प्रैक्टिस यानी कि दास प्रथा को भारत में बंद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहली बात याद रखना, वो तो फिरोज शाह तुगलक था, इसके बाद अकबर था, उसके बाद अंग्रेजों ने किया था, ये याद रखना आप लोग, एग्जाम में आता है। विच गवर्नर जनरल प्रोहिबिट द ट्रेड ऑफ स्लेव, स्लेव यानी कि जो दास थे उनकी खरीद फरोख्त पर किसने बैन किया था? यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, क्या करते थे कि कुछ आदिवासी समाज में मनुष्य को काट दिया जाता था, तो वो कहाँ होता था? लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग ने ही इस पर बैन लगाया था। ओके, तो याद रखना आप लोग, फोर्ट विलियम भी 1804 में, 1800 के आसपास हुगली नदी के पास वेलेजली ने बनाया था। अगला देखो, कुछ इंडियन रिवॉल्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ इंडियन रिवॉल्ट हैं जो कि यहां पर आप देखोगे, कुछ इंडियन रिवॉल्ट है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा। हु वाज द लीडर ऑफ फकीर विद्रोह का कौन था? तो ये था मजलूम शाह। मजलूम शाह था, 1765 में स्टार्ट हुआ था। विच नोवेल डिस्क्राइब अबाउट सन्यासी, फकीर रिबेलियन को शुरू करने वाला नोवेल कौन, मतलब विच नोवेल, कौन सा नोवेल डिस्क्राइब करती है? आनंद मठ तो सुना होगा नाम, आनंद मठ में, आनंद मठ की बात करता हूं, जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें सन्यासी आंदोलन के बारे में बता रखा है। ये सन्यासी जो फकीर थे, इन्होंने पर्टिकुलरली क्या करा था कि सभी लोग यहाँ पर आ गए, ये लोग पहले यात्रा पे निकलते थे ना, सभी लोग भारत में, मतलब बंगाल से शुरू करते थे, और इन्होंने पूरा वहां पे एक तरीके से विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के लिए। बहावी रिबिलियन किसने स्टार्ट किया था? बहावी रिबिलियन, बहावी रिबिलियन तो अब्दुल बहाव, अब्दुल बहाव। द मेन सेंटर ऑफ बहावी रिबिलियन, तो मेन सेंटर कौन था बहावी रिबिलियन का? याद रखना, पटना में ये शुरू हुआ था। द मोटिव ऑफ बहावी रिबिलियन वाज टू एस्टैब्लिश, तो क्या मोटिव था बहावी रिबिलियन का एस्टैब्लिश करने का? तो याद रखना कि जो बहावी रिबिलियन था, ठीक है, तो ये बहावी रिबिलियन अब्दुल बहाव था, ठीक है, ये चाहता था कि मुस्लिम स्टेट की स्थापना हो, एक मुस्लिम राज्य। कुका रिबिलियन, तो ये कुका रिबिलियन जो है, तो ये कुका आता है बहुत बार 1840 में। कौन था 1840 में? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल ने इसको शुरू किया था, कुक्का रेबिलियन को एग्जाम में आता है। क्या था कुक्का रेबिलियन का मोटिव? तो भाई ये था कि सिख स्टेट, सिख राज्य की स्थापना करना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। नामधारी रिबिलियन जो था, नामधारी रिबिलियन
स्टार्ट करा गया था 1857 में। किसके द्वारा? राम सिंह कुक्का के द्वारा। राम सिंह कुक्का के द्वारा नामधारी रिबेलियन, राम सिंह कुक्का। ठीक है, तो ये आपको द मोटिव ऑफ कुक्का रिबेलियन मिल गया, कुक्का वाला एग्जाम में आता है। अब ये आगे आपके आदिवासी समाज वाले ट्राइबल, ट्राइबल लोग भी काफी परेशान थे अंग्रेजों से, तो सांथल रिबेलियन होता है जिसको हम हूल रिवोल्ट भी कहते हैं। ओके, जिसको हम हूल रिवोल्ट भी कहते हैं। तो ये किनके द्वारा स्टार्ट करा गया था? तो ये सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1855 में और 56 में। सांथल रिबेलियन स्टार्ट हुआ था कहां के हिल्स में? तो याद रखना, राजमहल की पहाड़ियों में इसको शुरू किया गया था सांथल विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने। इनकी मूर्ति संसद भवन में भी है। ओके, विच रिबेलियन वाज स्टार्टेड इन झारखंड अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी? जो ब्रिटिश पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू की, उसमें एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था झारखंड के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वो कौन सा था? वो मुंडा रिबेलियन ही था। क्या करा था इन लोगों ने? इनकी जमीन को हड़प लिया था। खासी विद्रोह, खासी कहां पर है? खासी जयंतिया होता है ना, खासी जयंतिया, गारो खासी हिल्स, ये सब पता होगा आपको। तो खासी रिबेलियन कहां पे स्टार्ट हुआ था? तीरथ सिंह ने स्टार्ट किया था। याद रखना, तीरथ सिंह ने स्टार्ट किया था। और ये तीरथ सिंह ने पर्टिकुलरली मेघालय का है ये। ठीक है, इनका हिल्स, इनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे ब्रिटिशर्स। इंडिगो रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिगो रिवोल्ट भाई 1859 वाला है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो नील क्रांति, तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास याद रखना, वैसे आप ये आता है एग्जाम में। इंडिगो रिवोल्ट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, तो इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में सबसे पहले शुरू हुआ था। याद रखना, ये एग्जाम में आता है। इंडिगो रिवोल्ट वाज डिस्क्राइब्ड इन द विच धर्म ड्रामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नील क्रांति थी, इसका जो जिक्र है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? वो आपको मिलेगा नील दर्पण, नील दर्पण में वो आपको देखने को मिलता है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। ओके, तो अभी हमारे 34 पेजेस हो चुके हैं। और अभी हमारे काफी पेजेस रहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। चलो, ट्राइबल रिवोल्ट्स, सांथल, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आया आपका प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इस प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं आपके लिए जो कि आपको याद रखनी है? ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में, जिसका पहला मोटिव क्या था कि एक पॉलिटिकल, एक तरीके से ऑब्जेक्ट हमें इस्टेब्लिश करना। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में जिसका क्या था, एक मकसद था पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, तो वो था जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी हम बोलते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश, किसने एस्टैब्लिश किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने एस्टैब्लिश किया था। इंडियन लीग वाज एस्टैब्लिश बाय, इंडियन लीग को किसने स्टार्ट किया था? 1875 में। किसने स्टार्ट किया था? शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन, ये एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद मोहन बोस ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इसको स्टैब्लिश किया था इंडियन एसोसिएशन। ये सारे एसोसिएशन चले ही नहीं, बाद में सब बंद हो गए। द प्रमोशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज डन बाय मैगजीन, तो इंडियन एसोसिएशन जो बनाई गई, इसका किस मैगजीन में प्रमोशन किया गया? तो वो था बंगाली मैगजीन थी एक। द कोर्स ऑफ बिकेम द मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के मेंबर बनने के लिए आपको एक बार 5 रुपीज की फीस देनी पड़ती थी। इंडियन एसोसिएशन मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इंडियन एसोसिएशन मूवमेंट को हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, एग्जाम में आता है। तो ईस्ट इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये
दादा भाई नौरोजी इनके द्वारा। हु आर द फर्स्ट पर्सन हु इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एज एमपी इन 1892? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड फ्रॉम विच पार्टी? तो ये किस पार्टी के द्वारा इलेक्ट हुए थे? तो ये थे आपके यहाँ पे लिबरल पार्टी के द्वारा ये इलेक्ट हुए थे। चलो अगला देखो। अब आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहीं से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट किस वर्ष में होती है? तो ये 1885 में होती है। आईएनसी को किसने स्टैब्लिश किया था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जब भारत में आईएनसी की स्थापना हुई तो कौन था भारत का वॉइसरॉय उस समय 1885 में? लॉर्ड डफरिन। आईएनसी का पुराना नाम क्या था? ये क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। पहला सेशन आईएनसी का कहां पे होता है? तो ये होता है बॉम्बे में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, बॉम्बे में 1885 में होता है। गोकुलदास तेजपाल विद्यालय या फिर कॉलेज आप बोल सकते हो। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिसाइडेड बाय, जो पहला सेशन हुआ 1885 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। पहला सेशन जो था आईएनसी का वो कहां पे हुआ है? तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय बॉम्बे में, ये मैं आपको बता चुका हूं। कांग्रेस वर्ड जो है हमने किस देश से लिया है? तो ये अमेरिका से लिया है, जिसमें होता है लोगों का समूह। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज पार्टिसिपेटेड बाय, जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? 72 लोग नहीं, मतलब नेताओं ने। सेकेंड सेशन जो हुआ था आईएनसी का, दूसरा सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1886 में कलकत्ता में हुआ था। जो सेकंड सेशन था आईएनसी का, उसे किसने प्रिसाइड किया था? वो दादा भाई नौरोजी थे। थर्ड सेशन जो था आईएनसी का, तीसरा सेशन जो था आईएनसी का, वो कहां पे होता है? तीसरा सेशन 1887 में चेन्नई में होता है। और इस चेन्नई में थर्ड सेशन में आईएनसी को किसने प्रिसाइड किया था? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फर्स्ट मुस्लिम टू प्रिसाइड द आईएनसी, बदरुद्दीन तैयब जी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला आया, फोर्थ सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन, जो चौथा सेशन था आईएनसी का, इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते हैं। चौथा जो सेशन था वो किसने प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के? जॉर्ज यूल। ये आईएनसी के पहले अंग्रेज क्या थे? एक तरीके से अध्यक्ष थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये जॉर्ज यूल। फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंटेड आईएनसी, आईएनसी को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ये कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला, ग्रेजुएट भी है। ब्रिटिशर्स ने आईएनसी को क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने आईएनसी को बोला सेफ्टी वॉल ऑफ इंडिया। क्यों कहा? इन्होंने बोला कि जो भी अब आंधी उठेगी लोगों की, 1856 में जो इन्होंने देख लिया था, 58 में, उसको हम उससे बचाने के लिए हमने कांग्रेस का गठन किया है। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन विलेज, पहला आईएनसी का सेशन जो कि गांव में हुआ वो था 1937 का, फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। एक्सट्रीमिस्ट पीरियड में मेन लीडर्स कौन थे? तो याद रखना, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। ओके, मैगजीन बाय बाल गंगाधर तिलक, तो केसरी और मराठी। ये जो केसरी थी ये मराठी लैंग्वेज में थी, और ये जो मराठी थी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ये दो नाम थे। Who announced the partition of बंगाल, बंगाल का पार्टीशन 1905 में कौन करता है? लॉर्ड कर्जन अनाउंस करता है, होता नहीं है। वंदे मातरम पहली बार गाया गया आईएनसी के किस सेशन में? 1896 में कोलकाता में सेशन हो रहा था, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद कुमार
घोष ने, अरविंद कुमार घोष ने किया था। ठीक है, अब देखेंगे अगला, हु कंपोज आमार सोनार बांग्ला विच वाज लेटर बिकम नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल दिया गया था इनकी नोवेल के लिए 1913 में। गीतांजलि पुस्तकों यानी कि पोएम्स का संग्रह। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, मुस्लिम लीग 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान, ढाका के राजा थे, नवाब सलीमुल्लाह खान ने स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वकार उल मुल्क। सूरत स्प्लिट ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में सूरत विभाजन होता है, कब होता है? 1907 में। कौन थे सूरत स्प्लिट के दौरान, यानी कि जो ये मीटिंग हो रही थी आईएनसी की, यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो इस समय कौन थे? रास बिहारी बोस, घोष भी बोलते कई जगह। रास बिहारी बोस इस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। वॉइसरॉय एट दिल्ली दरबार, अब दिल्ली दरबार होता है जहां पर कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया जाता है भारत की राजधानी के रूप में। उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इनके ऊपर बम भी फेंका गया था लेकिन बच गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ विच कमेटी किंग जॉर्ज फिफ्थ कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब 1906 में या फिर 1905 में, ये आपको यहाँ पे मैंने बताया था आई थिंक, ठीक है, 1905 की यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, ये रहा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, 1906 के आसपास बंगाल का विभाजन प्रस्तुत किया था, लेकिन जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने क्या करा? अरुंडले कमेटी, अरुंडले कमेटी की सिफारिश में क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया था। द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता वाज ट्रांसफर्ड, अभी मैंने बताया आपको 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली ला दी गई थी। दिल्ली वाज बिकेम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली को, न्यू दिल्ली को, नई दिल्ली को भारतीय संघ की राजधानी बना दी गई 15 अगस्त 1947 को। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब आया आपका इवेंट्स ड्यूरिंग 1900 से क्या आया यहाँ पे आपका 1920। द पॉलिटिकल टीचर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिशिर कुमार घोष। टाइटल गिवन बाय पीपल टू बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक को लोग क्या कहते थे? तो इनको बोलते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एकमात्र ऐसे आईएनसी लीडर जो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए आईएनसी के, तो वो कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक ने 2 फेस्टिवल महाराष्ट्र में स्टार्ट करे, बहुत है, गणपति उत्सव, गणपति बप्पा वाला, गणपति बप्पा मोरिया गणपति उत्सव, और दूसरा शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी बुक लिखी थी? मांडले जेल में, इनको मांडले जेल में बंद कर दिया गया था, तो ये लिखी थी इन्होंने गीता रहस्य, गीता रहस्य। Who gave the slogan of स्वराज एंड स्वदेशी? 2 स्लोगन थे स्वराज एंड स्वदेशी के, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की एक फेमस लाइन कौन सी है? तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्टैब्लिश करी थी? तो ये याद रखना 1904 में, 1904 में वी डी सावरकर ने, कौन थे? वी डी सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी को हम किस और नाम से भी जानते थे? तो याद रखना मित्र मेला। ये मित्र मेला वही है जो बम बनाता था। फर्स्ट पर्सन जो रशिया में गया और बम बनाने की कला को सीख के आया, तो पांडुरंग एंड वापट, ठीक है, पांडुरंगा एंड वापट, ये ऐसा पहला व्यक्ति था। अब एक ये ऐसे इवेंट्स थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूं। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति यहां पर बनाई गई थी, जिसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1902 में वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा।
हु वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी विवेकानंद के यंगर ब्रदर का नाम क्या था? भूपेंद्र नाथ दत्त। ये एग्जाम में आता है। विच वॉज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला रिवोल्यूशनरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन कौन सा था? उग्रवादी नहीं बोलेंगे, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, जैसे कि क्रांतिकारी संगठन कौन सा था बंगाल का? तो ये अनुशीलन समिति ही थी। मैगजीन नेम भवानी मंदिर किसने बनाई थी? तो भवानी मंदिर वारेंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। एक वंदे मातरम भी मैगजीन बनाई गई थी, तो ये थी अरविंद कुमार घोष ने ये लिखी थी। एक मैगजीन थी युगांतर, ये भी वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का भी इसमें नाम आता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के क्या थे? छोटे भाई थे। विच मैगजीन डिस्क्राइब द मोटिव ऑफ अनुशीलन समिति एज अ ब्लड फॉर ब्लड, यानी कि खून के बदले खून, ये मोटिव को इन्होंने डिस्क्राइब किया। अनुशीलन समिति, ठीक है, ये मोटिव है। तो ये किस मैगजीन में हुआ? ये युगांतर मैगजीन में ही बताया गया था कि भाई जो अनुशीलन समिति है इसका जो मोटिव है वो खून के बदले खून है। अब एक व्यक्ति जिसने किंगफोर्ड की कार, जो किंग्सफोर्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर बम फेंका था, तो वो कौन था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, इन्होंने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था। Who was the youngest Indian who was hanged by Britisher at the age of 15 ईयर? 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस को यहाँ पे क्या कर दिया गया था? खुदीराम बोस को यहाँ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था।